घर वर्सेस बाहर की रसोई। हे भगवान, मैं तो इतनी भरी गर्मी में खाना बनाकर परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझसे खाना नहीं बनता। ये आलू काटने में भी मौत आ रही है। अरे बहू, क्यों रो रही है? माँ जी, आप खाना बनाने में मेरी मदद कर दीजिए। आज मेरी खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। अरे बहू, मुझसे तो बोल ही मत। मैं घर का खाना ही नहीं खाना चाहती। मैं भी माँ जी। तभी निखिल का फोन आता है। हेलो, अच्छा सुनो, आज घर का खाना खाने का मन नहीं है तो तुम खाना मत बनाना। मैं बाहर होटल से खाना लेकर आ रहा हूँ। क्या सच में? आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। ठीक है, आप ले आइए। मैंने भी कुछ नहीं बनाया अभी तक। क्या हुआ बहू, इतना खुश कैसे? अरे माँ जी, वो बाहर से खाना लेकर आ रहे हैं तो हम सब बाहर की रसोई का खाना खाएंगे। है सच्ची? मजा आ गया। बल्ले बल्ले, ये कटे हुए आलू अंदर रख दे, कल सुबह सब्जी बना देंगे। ठीक है माँ जी। कुछ ही देर में निखिल आ जाता है। फिर घर के सब लोग बाहर की रसोई के खाने का मजा लेते हैं। आहा, मजा आ गया। ये मटर पनीर की सब्जी तो बहुत अच्छी है और ये बटर रोटी भी। और मुझे ये आलू प्याज नान बहुत पसंद आया। बेटा, एक और दे। क्या बात है, आज अचानक से बाहर का खाना। चलो अच्छा है। भैया मजा आ गया। थैंक यू भैया। हाँ जी, थैंक यू। हमें भी कभी कभार घर से फुर्सत मिलनी चाहिए ना। अरे मेरा भी मन कर रहा था बाहर का खाना खाने का, इसलिए आज मैं सबके लिए ले आया। अच्छा हुआ सही टाइम पर फोन कर दिया मैंने। ये तो है। सब लोग बाहर का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन श्वेता आलू टमाटर की सब्जी बना लेती है और रात में भी। लेकिन फिर सास बहू का खाना बनाने का मन नहीं करता और वो निखिल से बाहर से खाना लाने को कहती है, जिसके बाद फिर से सब बाहर की रसोई का खाना खाते हैं। शुक्र है माँ जी, आज भी हम बाहर की रसोई का टेस्टी खाना खा रहे हैं और घर में खाना बनाने से बच गए। ये तो है। अब तो घर का खाना मेरा भी खाने का मन नहीं करता। हाँ माँ जी। अरे परसों ही तो निखिल रात को खाना लाया था, अब दोबारा से बाहर की रसोई का खाना क्यों मंगवा दिया? अरे भाई, बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है। मैं घर का खाना ही खाना चाहता हूँ। पापा जी, उस दिन और आज ही तो ऐसा किया है। अगर हम बाहर का खा लेंगे कभी कभी तो क्या हो जाएगा? मैं घर का खाना बनाकर सच में पक चुकी हूँ। फिर भी बहू, घर का रसोई की बात अलग है। कोई बात नहीं पापा। ये कहकर बाहर की रसोई का चाइनीज, इटालियन, दाल मखनी, मिस्सी रोटी इत्यादि खाना खाकर सब खाने का मजा लेते हैं। और दोपहर के समय, भाभी, मैंने फोन में देखा डाइनिंग पर ऑफर चल रहा है। चलिए ना, आज हम रात को बाहर खाना खाने चलते हैं। 1000 रुपए में सबका डिनर हो जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड फूड और डेजर्ट है। क्या सच में? मतलब हम बहुत सारा खाना खा सकते हैं? सच में? ये तो परफेक्ट है। हमें इस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। चलिए ना, हम सब रात को बाहर खाना खाने चलते हैं। बहू, कल परसों ही तो बाहर का खाना खाया था। हाँ पापा जी, लेकिन बाहर बैठकर तो नहीं खाना खाया ना, उसका तो अलग ही मजा है। अरे बहू, तू चिंता मत कर, आज हम सब बाहर ही खाना खाएंगे। तू निखिल को कह दे। श्वेता फोन करके निखिल को डिनर पर चलने की बात बता देती है। रात को सब लोग सुंदर से बनकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां कैंडल लाइट डिनर अरेंज होती है। वाह, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम राजा महाराजा हों। हाँ बहू, मुझे तो लगता है ऐसा खाना यहाँ पर खाने के लिए अब हमें घर पर खाना बनाना छोड़ देना चाहिए। वैसे भी कम पैसों में काम हो रहा है। हाँ माँ जी। तुम सास बहू की बात मैंने सुन ली है। अरे पापा, आप इतना क्यों भड़क रहे हो? चिंता मत करो। बेटा, घर की रसोई और बाहर की रसोई में बहुत फर्क होता है। तू नहीं समझेगा। जब खाना खाकर तबीयत खराब होगी ना, तब अकल आएगी सबको। अरे पापा, चल करो ना। What would you like, मैडम सर? हमारे पास इटालियन, राजस्थानी, हैदराबादी, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब तरीके का खाना है। वाह निखिल, ये तो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनो वेटर, दाल मखनी, एक चाइनीज प्लेटर, सादी तवा वाली रोटी, मिक्स वेज और एक सांभर डोसा। भैया भैया, डेजर्ट में गरम गरम गुलाब जामुन भी लगा दो। वेटर, ये सारा ऑर्डर ले आइए। जी सर। कुछ ही देर में सारा ऑर्डर डाइनिंग टेबल पर लग जाता है, जिसके बाद सब खुशी से खाना खाते हैं। हो गया मेरा। इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपने सिर्फ 2 रोटी खाई है और आपके लिए तो तवा रोटी मंगवाई है ना। अरे तवे की रोटी मंगवा दोगे तो घर जैसा खाना थोड़े ना होगा। पता नहीं कैसे बनता होगा यहाँ पर। तुम लोग शौक से खा रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा खाना। मुझे कल घर की रसोई का खाना चाहिए। हरिंदर के गुस्से से सब बिल्कुल शांत होकर खाना खाकर घर आ जाते हैं और उसी के कहने पर घर में अगले 3 दिन तक घर की रसोई का खाना बनता है। लेकिन फिर चौथे दिन बहू का खाना जल जाता है।
ओहो, मेरा खाना तो जल गया। अब दोबारा बनाने के लिए घर में कोई सब्जी भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। क्या हम सब बाहर खाना खाने चले? फिर आशा देवी अपनी बातों में पति को फंसा लेती है और सब लोग फिर से बाहर की रसोई का खाना खाने चले जाते हैं। और ऐसे ही एक हफ्ते तक होता है। घर में सिर्फ एक बार ही घर का खाना बनता था। तो एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे अरे, रोज देख रही हूँ आशा कहाँ अपने परिवार के साथ रोज बाहर निकल जाती है। अरे रोज रात को मैं बाहर की रसोई का खाना खाने जाती हूँ अपनी फैमिली वालों के साथ, कभी रेस्टोरेंट में, कभी 5 स्टार होटल में। तेरे बस की बात नहीं है। हाँ माँ जी, और उनके पास इतने पैसे भी तो नहीं होंगे ना कि रोज रोज बाहर का खाना अफोर्ड कर सके। लेकिन हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात है। तुम सास बहू का ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप भी कर लीजिए ना सुलोचना आंटी। हम अभी बहुत बिजी हैं, चलते हैं, बाय। सास बहू पड़ोसन के सामने इतरा कर अपने घर में चली जाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कभी सास बहू रेगुलर कस्टमर होने पर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं, कभी जानबूझकर घर में कोई बहाना बना देती हैं, जिस वजह से वो फिर से बाहर का खाना खाने लगते हैं। और हरिंदर को बिल्कुल नहीं पसंद कि वो बाहर का खाना खाने जाए। एक बार तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, फिर भी घर वाले मानते नहीं हैं और बाहर से खाना खाकर आ जाते हैं। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? कितना मना करता हूँ बाहर का खाना मत खाओ मत खाओ, मेरा हाजमा ठीक नहीं है। अरे पापा जी, 1 महीना हो गया हमें बाहर का खाना खाते हुए, अभी तक कुछ हुआ? और हमारा 1 महीने का सिलेंडर 1.5 महीने से ज्यादा चल रहा है, और क्या चाहिए? और तुम जो लंच में डिनर में 1000 रुपए फूक रहे हो बाहर का खाना खाकर, वो भी तो ठीक नहीं है। अरे आप चुप रहो। इतना कहने पर सभी घर वालों के धीरे धीरे पेट में दर्द उठने लगता है। बहू तो उल्टी कर देती है और सास चिल्लाती है, बहू, अजी सुनते हो, मेरे पेट में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। मेरी भी छाती में जलन हो रही है। अब मैं आपको देखूं या श्वेता को देखूं? उल्टी पर उल्टी करे जा रही है। भैया, मुझे भी पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला लीजिए। अब तो घर पर ही डॉक्टर बुलाना पड़ेगा सबके लिए। हरिंदर फोन करके फैमिली डॉक्टर को घर आने को कहता है, पर दिक्कत बढ़ जाने पर फैमिली डॉक्टर घर पर 2 एम्बुलेंस भेज देता है, जिसमें वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं। सबका अलग अलग टेस्ट चलता है और बहू को इंजेक्शन दे दिया जाता है। रिपोर्ट आते ही, ओहो, आपकी रिपोर्ट में क्या आ गया अंकल जी? आपको तो जलन हुई है, काफी ज्यादा तेल मसाला खा लिया है, और निखिल के भी छोटी मोटी ही दिक्कत है, लेकिन इन तीनों लेडीज को ज्यादा दिक्कत है। आपकी बहू रानी के तो पेट में मैदा जमा है, लगता है ज्यादा ही बाहर की रसोई का खाना खा लिया, ऑपरेशन करना होगा। और माताजी और उनकी बेटी के पेट में सूजन है, दवाई चलेगी। इतना भी बाहर खाने की क्या जरूरत है भाई? पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है, आपकी देखभाल के लिए भी नर्स लगेगी। लेकिन अच्छा होगा 2 से 3 लाख रुपए फटाफट से ले आओ, और ऑपरेशन नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। क्या 2 से 3 लाख रुपए मैं एक दिन में कैसे लाऊंगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे तुम सास बहू बहुत बोल रही थी ना, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो देख लो 2-3 लाख रुपए की चपेट लग गई और खा लो बाहर की रसोई का खाना। अजी, हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। हमारे आलस ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। हम कभी बाहर का खाना अब नहीं खाएंगे, बस जल्दी से ठीक हो जाए सब। मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। निखिल पैसे का इंतजाम करता है, पर कहीं से हो नहीं पाता। फिर 3 लाख रुपए का लोन लेकर अस्पताल में जमा करता है, जहां नर्स सबको दवाई देती है, सबका ख्याल रखती है और बहू का ऑपरेशन किया जाता है। हफ्ते 2 हफ्ते बाद सब ठीक होकर घर आते हैं, और अब से सास बहू घर की रसोई का खाना ही खाती है और बाकी सबको भी अकल आ जाती है। बहू, ये सब क्या कर रही हो? इतनी रात को घर से बाहर आसपास के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अंदर आ जा बहू। रेशमा, कैसी नासमझ जैसी हरकतें कर रही हो तुम? बाहर इतनी ठंड हो रही है, तुम्हारी इस हरकत से माँ भी परेशान हो रही है। ऐसी नासमझ वाली हरकतें मत करो और घर के अंदर आ जाओ। हाँ, सही कहा, नासमझी हूँ जो इस घर में शादी करके आई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस घर में कभी नहीं आती, लेकिन बस अब और नहीं। अब तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये देवरानी जी। आखिर रेशमा अपने सास से ऐसे क्यों बोल रही थी? और ऐसा क्या किया था देवरानी ने अपनी जेठानी के साथ, जो रेशमा इस ठंड में घर से बाहर थी और अपने ससुराल वालों से अलग होना चाहती थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। जेठानी जी, कितना छोटा ससुराल है हमारा।
लगता है अभी हम दोनों को कहीं दूसरे कमरे में लेकर जाएंगी हमारी सास। आइए भाभी, आप लोग आराम कर लीजिए, फिर कल सुबह आपकी पहली रसोई की तैयारी भी करनी है। मैंने वहाँ उस कोने में आप लोगों का बिस्तर कर दिया है, आप लोग वहीं जाकर आराम करिए। क्या यहाँ हम लोगों को आराम करना है? इस चटाई के ऊपर इतनी ठंड में? शादी के समय इस लहंगे में बिना स्वेटर के मुझे इतनी ठंड लग रही थी और अब बिस्तर भी जमीन पर मिला है। दूसरी तरफ गायत्री अपने हाथों में नई रजाई लिए हुए। देख दीपा, ये रजाई मैंने अपनी बहू के लिए रखी थी, ले जाती हूँ उनके लिए, उनको ही ये रजाई दे रही हूँ। हम लोग इस फटे पुराने रजाई में ही सो जाएंगे। ये ले बहू, ये रजाई तुम दोनों के लिए, तुम दोनों इस एक रजाई में ही सो जाओ, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, आराम कर लो तुम दोनों। गायत्री रजाई देकर वहां से चली जाती है। रेशमा और गीता को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बिना कुछ बोले दोनों ही अपने पतियों के साथ एक तरफ मुंह करके और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। अगले दिन सुबह। कल रात तो मैं ठीक तरीके से सो भी नहीं पाई और ठंड से कांपते कांपते ही सुबह हो गई। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत आराम से सोई? अरे एक कमरे का ससुराल देखकर तो मैं वैसे ही उदास थी। चलो कोई बात नहीं, एक कमरे का ससुराल भी समझ में आता है, लेकिन एक ही रजाई में सबको सुला दिया। कितने सपने सजा रखे थे मैंने अपनी पहली रात के लिए, लेकिन बताओ जेठ के साथ देवर को सुला दिया। कैसे ससुराल वाले हैं ये। देवरानी जेठानी कुछ देर बाद सबके लिए खाना लेकर आती है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी गीता, माँ जी, कल रात एक रजाई में ठीक तरीके से हम लोग सो नहीं पाए, तो हमें कोई दूसरी रजाई दे देते आप तो ठीक रहता। बहू, मेरे पास तो एक ही नई रजाई थी जो मैंने तुम दोनों को दे दी। मैं खुद एक फटी चिटी रजाई ओढ़कर सोती हूँ। अभी हम लोगों की इतनी आमदनी भी नहीं है कि बाजार से जाकर महंगी महंगी रजाई खरीद सके। बहू, तुमको तो अभी इसी तरह एक कमरे के ससुराल में और एक रजाई में ही गुजारा करना पड़ेगा। माँ जी ठीक है। दोनों ही समझ गई थी कि अब उनको इसी एक कमरे और एक रजाई में ही गुजारा करना है, लेकिन धीरे धीरे अब ये एक रजाई दोनों के लिए लड़ाई का घर बन गया था। ऐसे ही एक दिन, देवरानी तो अभी रात के बर्तन धो रही है, काम करती हूँ, इससे पहले जाकर मैं अपने पति के साथ रजाई में सो जाती हूँ। कुणाल, चलो अब आराम कर लो, बहुत रात हो गई है, ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, साथ में सो जाते हैं जल्दी। तुम चलो, मैं अपनी माँ का पैर दबा कर आता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, बहू सही कह रही है, रात बहुत हो गई और ठंड भी बहुत पड़ रही है। अब रेशमा चालाकी से अपने पति को ले जाकर रजाई में पहले ही सो जाती है। कुछ देर बाद गीता बर्तन धो के अपने पति के पास आकर कहती है, अरे विपिन जी, आप अभी तक बैठे हुए हैं और आपको तो इतनी ठंड लग रही है, आप आराम करने क्यों नहीं गए? गीता, भैया और भाभी पहले सो गए हैं आज, और मुझे इस तरह वहां जाना ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं कैसे सो रहे होंगे, नहीं सो रहे होंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों आज यहीं जमीन पर सो जाते हैं, कल से सब साथ ही जाकर सोया करेंगे। अरे तुम रहने दो, तुम्हारे चक्कर में तो मुझे यही सारी रात ठंड में निकालनी पड़ेगी, और जब ससुराल ही एक कमरे का है और रजाई भी एक ही है तो शर्म कैसी। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। गीता गुस्से में दमदमाती हुई बिस्तर के पास आती है, जहाँ रेशमा अपने पति के साथ रजाई ओढ़कर आराम से सो रही होती है। जेठानी जी, थोड़ा साइड होइए, हम लोगों को भी सोना है, हमें भी ठंड लग रही है। अरे रे देवरानी जी, आपको दिख नहीं रहा है मैं अपने हस्बैंड के साथ सो रही हूँ, थोड़ी तो शर्म करो। जेठानी जी, अगर मैं इस एक कमरे के ससुराल में और इस एक रजाई में भी शर्म दिखाऊंगी ना, तो मैं तो यहीं ठंड से बर्फ बन जाऊंगी। तो कृपया करके आप साइड होंगी, मेरे हस्बैंड को भी ठंड लग रही है, हमें भी सोना है। गीता अपने पति का हाथ पकड़ के बिस्तर के पास लेकर आती है और जबरदस्ती रजाई को ओढ़कर सो जाती है। ऐसे ही अब रोज रोज रजाई की लड़ाई चल रही होती है। तभी एक दिन, अरे रे जेठानी जी, आपने तो सही ड्रामा लगा रखा है। रात में भी आपको ही रजाई चाहिए और दिन में भी आराम फरमा रही हो, और मैं ठंड में घर का सारा काम कर रही हूँ। आराम मैं नहीं फरमाऊंगी तो और कौन फरमाएगा? आखिर जेठानी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, और इस घर पर हर चीज में तुमसे ज्यादा मेरा हक है, और इस रजाई पर भी। भगवान के लिए तुम दोनों शांत हो जाओ। तुम दोनों की यही रोज रोज की किचकिच से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा सर दर्द से फट रहा है। अब तुम दोनों ने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो मैं इस रजाई को बीच में से फाड़ दूंगी। अपनी सास को ऐसे भड़कता देख दोनों ही शांत हो जाती हैं। कुछ देर बाद रेशमा गायत्री से कहती है, गायत्री, मैं क्या सोच रही थी कि हम दोनों को इस एक रजाई की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए अब ऐसा करते, आज से दिन में ये रजाई मैं ओढ़ूंगी और रात में सिर्फ तुम ओढ़ना। इससे हम दोनों की ही नींद भी पूरी हो जाएगी और रजाई भी बराबर मिल जाया करेगी। ठीक है, मुझे आपके डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन रेशमा पूरे दोपहर रजाई ओढ़कर आराम से सो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गीता ठंड में पूरे घर का काम कर रही होती है। रात में गीता रेशमा से,
चलिए जेठानी जी, जमीन पर बिस्तर कर लीजिए और सो जाइए। मैं तो चली रजाई ओढ़ के सोने। अब देर रात रेशमा को बहुत तेज ठंड लगनी शुरू होती है और वह उठकर अपनी देवरानी के पास आकर कहती है, गीता थोड़ा साइड हो, मुझे भी सोने दो, मुझे बाहर रात में बहुत तेज ठंड लग रही है। कोई जरूरत नहीं है, आपने अपने हिस्से की रजाई दोपहर में ही ओढ़ ली है। अब मैं चैन से सो रही हूँ, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। नहीं दे रही ना तुम रजाई? ठीक है, तुम ही रखो, मरो तुम ये रजाई लेकर। मैं जा रही हूँ, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पर। रेशमा बहू ये क्या कर रही है? बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, अंदर आ जा। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? रेशमा, ये कैसी नासमझ जैसी हरकतें कर रही हो तुम? बड़ी बहू हो घर की। ठीक है दीदी, मुझसे ही गलती हो गई। आप अंदर आ जाइए, बहुत ठंड है, आप बीमार पड़ जाएंगी। जैसे तैसे करके सभी लोग रेशमा को घर के अंदर लेकर आते हैं। अगले दिन सुबह, दीदी अब बहुत हो गया रोज रोज की लड़ाई, अब हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हस्बैंड की कमाई से सिर्फ घर का राशन ही आ पाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो पाता है। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो, हमें भी कोई काम कर लेना चाहिए। गीता और रेशमा मिलकर हर फैक्ट्री, मेड जॉब, सिलाई सेंटर, हर जगह ट्राई करती हैं, फिर जाकर उन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिलती है। चलो कोई बात नहीं, फैक्ट्री में ही सही, जॉब तो मिली ना। देखना गीता, मैं अपनी पहली सैलरी से सबके लिए ठंड में ओढ़ने के लिए नई रजाई लूंगी। देखते ही देखते फैक्ट्री में जॉब करते करते रेशमा गीता को 1 महीना हो जाता है और उनको उनकी पहली तनख्वाह मिलती है, जिससे वह अपने पूरे परिवार के लिए नई रजाइयां लेकर घर आती हैं। देखिए माँ जी, हम अपनी पहली तनख्वाह से सबके लिए नई रजाई लेकर आए हैं। भाभी रजाइयाँ तो बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत गर्म भी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और रेशमा और गीता अपनी कमाई से और अपने पति के मेहनत से अब 4 कमरों का एक सुंदर सा घर भी खरीद लेती हैं। मेरी दोनों बहू की मेहनत और बेटों की ईमानदारी से आज हमारे पास खुद का 4 कमरों का घर और ठंड में ओढ़ने के लिए रजाइयाँ हैं।